मेरे को एक बात बताओ, इस धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर, शक्तिशाली, पावरफुल देश कौन सा है? वो है पाकिस्तान, जिसके पास में वार लड़ने को पैसे नहीं है, इंटरनेशनल लोन मांग रहे हैं, भिखारी कंट्री है, वो लड़ रही है भाई वॉर। अब जो भी है जैसा भी है भाई, लड़ना है तो हम लड़ेंगे। ऐसे में क्या होता है, डिफेंस इक्विपमेंट्स की जो डिमांड है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जब भी वॉर होता है तो हमें एक्चुअल इम्पैक्ट देखने को मिलता है किसी भी कंट्री के डिफेंस सेक्टर के ऊपर, क्योंकि डिफेंस सेक्टर यहाँ पर स्पॉटलाइट में आ जाता है। तो आज क्या हुआ, आज बहुत बड़े हमले हुए, हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। कल नाकाम कोशिश करी पाकिस्तान ने हमारी 15 कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करने की, जिसको S-400 ने मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया इनके अटैक को। आज मार्केट में क्या हुआ वो समझते हो, और डिफेंस सेक्टर क्या अंडरवैल्यूड है, क्या अभी भी इसमें बाय किया जा सकता है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी भी अंडरवैल्यूड दिखाई दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहली बात, आज पूरा डिफेंस सेक्टर कैसा था, हरा भरा था। हमें बड़े बड़े रैली यहाँ पर देखने को मिली है, काफ़ी सारे स्टॉक काफ़ी तेज़ी से भागे। तो थोड़ा हम ओवरव्यू देखते हैं। आइडिया फोर्ज पूरे 20% का सर्किट मार चुका है। अपोलो माइक्रो ये मार चुका है भाई 11% का। DCX इंडिया 8.4% की रैली है। साथ में भाई नाइफ देख सकते हो, सिका देख सकते हो, जेनटेक 5% का, पारस डिफेंस यहाँ पर आप देख सकते हो, BDL भारत डायनामिक्स अभी हमको यहाँ पर 5% भागता हुआ दिखा है। डेटा पैटर्न मजगांव डॉक्सिप 3.6%, HAL हल भी हमको 1.8% की रैली करता हुआ दिखा है। मतलब ओवरऑल पूरा का पूरा जो डिफेंस सेक्टर है अभी हरा भरा है। अभी हम इंडेक्स देखते हैं, इंडिया का निफ्टी का डिफेंस इंडेक्स है जो कि निफ्टी इंडिया डिफेंस, यहाँ पर भी हमको एक दिन में रैली देखने को मिली है। अभी हम पूरा का पूरा इस इंडेक्स को एनालाइज करेंगे, वैल्यूएशंस क्या है वो भी समझेंगे, और किस तरीके से अर्निंग्स का इम्पैक्ट पड़ा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है वो भी समझेंगे। तो आज एक ही दिन में हमको यहाँ पर 3.4% की रैली इस वाले इंडेक्स में देखने को मिल रही है, जो कि मेजॉरिटी इंडिया का डिफेंस इंडेक्स है। देखो डिफेंस सेक्टर में अगर हमें इन्वेस्ट करना है ना, तो सबसे पहले पूरा का पूरा सेक्टर समझना पड़ेगा, और इंडिया में किस तरीके से ये ग्रो कर रहा है वो समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम वेबसाइट पे आ जाते हैं, IBEF जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जहां पर आपको अलग अलग सेक्टर की एनालिसिस देखने को मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, अब यहाँ पर डिफेंस सेक्टर की हम बात करें ना, तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2024 में एक्सपोर्ट जो है हमारा वो जा चुका है 2.63 बिलियन US डॉलर का। ठीक है, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में ना हम यहाँ पर 32% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब ओवरऑल सेक्टर में कितनी ग्रोथ है, कितने परसेंट से हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं वो भी देखेंगे, पर यहाँ पर थोड़े इस सेक्टर की USPs देख लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो डिमांड है ना इस वाले सेक्टर की, ये बढ़ती जा रही है। अब सेक्टर की डिमांड बढ़ने के पीछे का रीज़न ये है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ बढ़ रही है। कभी भाई बांग्लादेश यहाँ पर हमारे साथ में लड़ाई करने की कोशिश करता है, कभी पाकिस्तान करता है, साथ में जो ग्लोबल टेंशन है ना वो भी बढ़ रही है। रसिया यूक्रेन का वॉर हमको रिसेंटली देखने को मिला है, और बातें चल रही कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 भी होने वाला है। ऐसे में क्या है, नेशनल सिक्योरिटी किसी भी कंट्री के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है, और ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी के सेक के लिए जो डिमांड है ना डिफेंस सेक्टर की वर्ल्ड वाइड, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड ये जो डिमांड है ये बढ़ रही है। अभी एक्चुअल में डिमांड बढ़ रही तो यहाँ पर हो क्या रहा है वो भी समझते हैं। कंपिटिटिव एडवांटेज है अपने पास में, ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी सारे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड हम देखते हैं ना, पूरे दुनिया को देखते हैं, वर्ल्ड होराइजन हम देखते हैं, तो एक्चुअल में इंडियन जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है ना पिछले कुछ टाइम में बढ़ी है, और इसका रीज़न ये है कि भाई हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और तेजी से यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। देखो डिफेंस का एक्सपोर्ट तभी बढ़ता है जब बाहर से हमारे जो कंट्री के माल की डिमांड काफ़ी ज़्यादा आए। ठीक है, तो ऐसे में कंपिटिटिव एडवांटेज कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रहा है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। तीसरी बात, गवर्नमेंट का सपोर्ट है। देखो गवर्नमेंट का सपोर्ट कैसे मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो मोदी गवर्नमेंट है ना, इनका पहला प्रायोरिटी है कि भाई अपना डिफेंस सेक्टर को मजबूत करें, नेशनल सिक्योरिटी को थोड़ा मजबूत किया जाए। और सिर्फ सपोर्ट की बात नहीं, सिर्फ बोलने से नहीं होता, एक्चुअल में बजट भी एलोकेट करना पड़ता है। और सिमिलरली गवर्नमेंट ने पूरे 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का बजट यहाँ पर एलोकेट किया है। 6,81,000 करोड़ का जो बजट है वो यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर के लिए एलोकेट किया। अब जब इतना बड़ा डिफेंस सेक्टर के लिए बजट एलोकेट होता है, तो ओवरऑल जो सेक्टर में कंपनीज है ना काम करते हैं, उनके पास में एक्स्ट्रा का बजट आता है, गवर्नमेंट की तरफ से बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं, इसके कारण उनकी ऑर्डर बुक बढ़ती है, और जब ऑर्डर बुक बढ़ जाती है तब स्टॉक की प्राइस की जो डिमांड है ना, स्टॉक की डिमांड बढ़ती है, जिससे स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ते हैं। अभी आगे हम वैल्यूएशन का भी गेम समझेंगे, पर पहले तुम यहाँ पर ये समझो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में अपन ने 9.5% से जो है बजट बढ़ा है। देखो अपन बात हमेशा करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की, पर एक्चुअल में ये चीज़ डेटा में दिखना चाहिए। डेटा क्या बोलता है, क्या आगे और इंडिया का बजट बढ़ सकता है? नहीं, इसके लिए हम यहाँ पर एक डेटा देखते हैं।
यहाँ पर हम कंट्रीज का मिलिट्री स्पेंडिंग का डेटा देखेंगे एज पर देयर जीडीपी का कितना परसेंट जो है वो मिलिट्री के ऊपर अपना स्पेंड करते हैं, डिफेंस के ऊपर स्पेंड करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट। ऑब्वियस सी बात है, इनकी जीडीपी काफ़ी ज़्यादा है, साथ में जीडीपी तो बड़ी है, साथ में यहाँ पर ये अपने जीडीपी का 3.4% स्पेंड भी करते हैं। अब मैं जैसे कि मैंने आपको बोला कि इनकी जीडीपी बड़ी है तो ये स्पेंडिंग भी 3.4% ही करेंगे, पर ओवरऑल ग्लोबल स्पेंडिंग का 37% कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि इनकी जीडीपी काफ़ी बड़ी है और जीडीपी मतलब ज़्यादा अमाउंट का नंबर है ना, उस वहाँ पर 3.4% भी बड़ा होता है, इसलिए दुनिया का ये पूरा 37% जो है ये स्पेंड करते हैं। उसके बाद में हम आते हैं अगली कंट्री के ऊपर, चाइना, जो कि 1.7% अपने जीडीपी का स्पेंड करते हैं। हम सीधा आते हैं कट टू इंडिया। हम यहाँ पर 2.3% जो है अभी के टाइम पर अपने जीडीपी का स्पेंड कर रहे हैं, और जिस तरीके की भूमिका अभी इंडियन गवर्नमेंट की देखने को मिल रही है, जिस तरीके की सिचुएशंस अभी क्रिएट हो रही है ना, तो गवर्नमेंट और भी ज़्यादा थोड़ा अपना आगे इसको बढ़ाने को देखते हैं, मतलब आगे हम और भी ज़्यादा बजट बढ़ाए जीडीपी के परसेंट का, और हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा मजबूत करें। अब यहाँ पर तुम मेरी एक बात समझो, अगर हमारे सामने कोई थ्रेट नहीं आ रहा है, हमको लगता है कि भाई अभी आगे तो कुछ हो नहीं रहा है, जैसा चल रहा है सब कुछ शांति से चल रहा है, तो ऐसे में उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता कि बजट बढ़ाया जाए डिफेंस सेक्टर का। पर अगर ऐसी हरकतें होती है तो कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न में आती है कि भाई हमको रिस्क नहीं लेना है, और क्योंकि हमें रिस्क नहीं ले रहा है, क्योंकि हमारा इतना बेवकूफ़ सा हमारा नेबर है, तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि इधर चाइना भी है, वो भी कब बेवकूफ़ी कर दे कोई गारंटी नहीं है। तो इवेंचुअली इंडिया का जो डिफेंस का बजट है वो बढ़ेगा, और अभी 2.3% का अपना जीडीपी का ये स्पेंड कर रहे हैं, और डेफिनेटली आगे यहाँ पर हमें और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। जैसे कि करंट फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने 6.8 लाख करोड़ रुपए का बजट डिफेंस सेक्टर के लिए एलोकेट किया है। ओवर द ईयर ये डेटा हमको कैसे दिखाई देता है वो भी समझते हैं। यहाँ पर 14-15 की बात करें तो 2.29 लाख करोड़ का बजट सिर्फ यहाँ पर डिफेंस सेक्टर के लिए एलोकेट किया जाता था। अब यहाँ पर तुम ट्रेजेक्टरी देखो, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ हुई है, इंडिया अभी जीडीपी के मामले में 4 नंबर पर आ चुकी है, और सेम उसी तरीके से इवन मैं ये बोलूँगा कि जिस हिसाब से हमारी जीडीपी ग्रोथ देखने को मिल रही है उससे भी ज़्यादा तेजी से हमारा डिफेंस सेक्टर का बजट बढ़ रहा है, और यहाँ पर आपको हर साल डिफेंस सेक्टर के बजट में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। और देखो, बजट आने से पहले भी मार्केट एंटिसिपेट कर रहा था कि भाई डेफिनेटली इस बार रेलवे सेक्टर या फिर डिफेंस सेक्टर का बजट बढ़ेगा। वैसे रेलवे सेक्टर का तो बढ़ाया नहीं था क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाइप अप हो चुका था, पर डेफिनेटली इन्होंने डिफेंस सेक्टर के लिए अच्छा एलोकेशन दिया, और यहाँ पर ये 6.8 लाख करोड़ तक जा चुका है, जो कि बढ़िया बात है। अब हम आगे आते हैं एक्चुअल में अपना डिफेंस एक्सपोर्ट कहाँ तक जा चुका है। देखो, पहले तुम एक बात समझो, पहला तो होता है डोमेस्टिक डिमांड, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को कितना माल लग रहा है उतना कंपनी बनाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट है कि देखो, इंडिया में अगर 30% से डिफेंस की डिमांड है, डिफेंस इक्विपमेंट की, वो बढ़ रही है, तो इवेंचुअली कंपनीज भी 30% से ग्रो करेंगी, और इवेंचुअली लॉजिकली हम सोचते हैं ना, बाकी फैक्टर्स को तुम हटाओ, पी एक्सपेंशन हो गया, डिमांड हो गया, ग्लोबल डिमांड हो गया, उनको हटाओ, तो हम मान के चलेंगे कि स्टॉक प्राइसेस में भी अराउंड ऊपर नीचे हो सकता है, 30% का ही स्पाइक या फिर डिक्लाइन देखने को मिलेगा। अगर 30% से बढ़े तो 30% की डिमांड बढ़ेगी स्टॉक्स की भी, पर इससे तो काम नहीं चलेगा ना। अगर हम प्रोडक्ट अच्छे बना रहे हैं तो ग्लोबल डिमांड आएगी, और ग्लोबल डिमांड आ रही है इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं। तो यहाँ पर हम वो डेटा देखते हैं, क्या हमारी कंपनीज ग्लोबली अपील कर पा रही है या नहीं, ग्लोबली एक्सपोर्ट कर पा रही है नहीं, इसका डेटा हम देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे 13-14 में सिर्फ अपन 686 करोड़ का डिफेंस जो है एक्सपोर्ट करते थे। कट टू 2024, यहाँ पर ये जो 12 ये बहुत लंबा हो चुका है, 21,083 करोड़ रुपए का जो है एक्सपोर्ट अभी अपन कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो कंपनीज है वो काफ़ी बढ़िया कर रही है। देखो, गवर्नमेंट का एक रोल होता है कि वो बजट एलोकेट करके देगी, पर इवेंचुअली एग्जीक्यूशन का काम होता है कंपनीज का कि वो किस तरीके से एग्जीक्यूशन करती है, किस तरीके से प्रोडक्ट बनाती है, एक्चुअल किस तरीके से सप्लाई देती है। तो इस मामले में जो हमारी डिफेंस सेक्टर की कंपनीज होगी, मजगांव डॉक्सिप हो गया, HAL हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, भारत डायनामिक्स हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, ये काफ़ी बढ़िया काम कर रही है, क्योंकि जिससे कि ग्लोबली उनकी डिमांड आ रही है, और डिफेंस अपना एक्सपोर्ट जो है वो अभी आगे बढ़ रहे हैं। अभी एक और डेटा बता देता हूँ मैं आपको, अभी अपन कहाँ पर 21,000 करोड़ हमने क्रॉस कर दिया। करंट सिचुएशन देखिए तो 21,000 करोड़ से भी ऊपर जा चुके हैं, अपन 25,000 करोड़ के करीब अभी है, ठीक है। ये डेटा ऑफिशियल नहीं है, एक्चुअल में 2024 का डेटा है, अभी हम 25 में चल रहे हैं, 2-3 महीने में हमारा जो एक्सपोर्ट है और भी बढ़ा है। पर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने टारगेट दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2029 तक ये जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ना हमारा, ये हो जाएगा भाई 50,000 करोड़ का।
अब ऐसा नहीं कि भाई कोई भी मतलब कभी भी आके कुछ भी बोल दे कि हम इतने इतने टाइम में इतना इतना ग्रो करेंगे, ये चीज़ें करेंगे। ऐसा बोलना होता तो वो बोलते कि भाई 2027 में 26 में अपन इतना कर लेंगे। देखो अपन जो टारगेट रखते हैं ना वो रियलिस्टिक होना चाहिए, और जिस हिसाब से हमारा डेटा देखने को मिल रहा है ये बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। देखो 2018-19 में अपन 10,000 के ऊपर खड़े थे, अगले 5 साल में हम इसको डबल कर दिया, ठीक है। देखो डबल कर दिया, अभी यहाँ से हम मान के चलते कि अगले 5 साल में हम फिर से डबल कर देंगे, बिल्कुल रियलिस्टिक यहाँ पर गोल रखा जा रहा है। ऊपर से देखो जब अपील डिमांड जो है ग्लोबली बढ़ती है तो एक्चुअल में लोग एक्सपीरियंस करते हैं तुम्हारे प्रोडक्ट को, और ऐसे में जो है वो रिकमेंडेशन में भी जाता है, और हो सकता है कि बड़ी डिमांड हमको यहाँ पर हमारे डिफेंस इक्विपमेंट की वर्ल्ड वाइड देखने को मिले। तो भाई फाइनली अपन आते हैं डिफेंस सेक्टर के वैल्यूएशन के ऊपर। एक एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ वीडियो के पहले भी दिया था, जो लोग मेरी वीडियो रेगुलर में देखते हैं उनको पता होगा। एक एप्पल है, एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, पर एक्चुअल में उसकी प्राइस क्या है? मेरे को वो एप्पल अगर एक्चुअल में उसकी कीमत 50 रुपये और वो 500 रुपये का मिल रहा है तो उससे अच्छा मैं डॉक्टर को 300 रुपये दे दूंगा, इतना अफोर्ड मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो सही वैल्यूएशन पे मिल रहा है तभी मेरे लिए बेटर है, ये एक लॉजिक था। तो यहाँ पर क्या वैल्यूएशन डिफेंस सेक्टर की उतनी बढ़िया है या फिर नहीं, वो भी हम समझेंगे। अब यहाँ पर एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनीज आपके सामने देखने को मिलेंगी। जो कंपनी का पी रेशो है, मैं यहाँ पर नीचे से ऊपर की साइड ले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम पी रेशो से हम स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे ITI, आइडिया 4, फिर आपको यहाँ पर HCL देखने को मिलेगा। तो अभी हम देखते हैं क्या वैल्यूएशन हमको देखने को मिल रही है। अभी HCL जो है वो है 34 के पी रेशो पर, ठीक है। अब नीचे जैसे जैसे आप जाओगे ना, जितनी भी डिफेंस सेक्टर की कंपनीज आपको पता है उनका प्राइस टू अर्निंग रेशो, पी रेशो जो है वो HCL से ज़्यादा है। मतलब जितना अभी तक हम सीखे हैं कि पी रेशो कम होता है, देखो सेक्टर तो एक ही है, अब डिफेंस सेक्टर में अब पी रेशो किसका कम है? HCL का। तो क्या सीधा HCL को उठाया जा सकता है? क्या HCL अंडर वैल्यूड है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पी रेशो डिसाइड होता है कंपनी के ग्रोथ के ऊपर, कितनी ग्रोथ आगे आ सकती है, कितने तेजी से कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। अभी HCL की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है भाई 3 लाख करोड़ की। तो क्या ये 3 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ जा सकता है? क्योंकि 3 लाख करोड़ से कंपनी जब 6 लाख करोड़ तक जाएगी तभी तुम्हारे पैसे डबल होंगे। वहीं पर कोई कंपनी है 3000 की, ठीक है, 3000 करोड़ की, तो ये 3000 करोड़ से इसको 9000 करोड़ जाने कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उतना यहाँ पर ग्रोथ आ सकता है। पर किसी कंपनी का मार्केट कैप ही बड़ा है तो उसमें पोटेंशियल ग्रोथ का उतना ज़्यादा नहीं है। देखो इवेंचुअली कंपनी ग्रो करेंगी पर इतना बड़ा जंप हमको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए 34 के पी रेशो पर है। तो ये तो एक बात हो गई कि पी रेशो के चक्कर में नहीं पड़ना है, पूरा एनालाइज करना है कंपनीज को, उसके बाद में डिसीजन बनाना है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात हमको ये पी रेशो देखने के बाद में समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये सेक्टर है ना, ये डिफेंस सेक्टर, एरोस्पेस, इसका एवरेज पी रेशो निकल जाएगा 50 का। अभी 50 का पी रेशो है, मतलब यहाँ पर हर 2 साल में इनके रेवेन्यू डबल होने चाहिए। पैग रेशो मतलब पी जी रेशो के हिसाब से हम देखते हैं, जो मेरा कैलकुलेशन होता है वहां पर ये होना चाहिए हर 2 साल में इसके जो रेवेन्यूज है वो डबल होने चाहिए, प्रॉफिट डबल होने चाहिए। पर क्या यहाँ पर मेरा वाला वो फॉर्मूला काम आएगा? नहीं, क्योंकि इवेंचुअली ग्लोबल डिमांड बढ़ेगी और यहाँ पर हाई मार्जिन वाला गेम होता है, साथ में रिपेयर्स भी ऑर्डर मिलते हैं। तो इसके लिए भाई 50 का जो पी रेशो है ये डिमांड देखते हुए उतना ज़्यादा भी हमको ओवर वैल्यू देखने को नहीं मिलता। अभी वैल्यूएशन अपन एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए दे सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूएशन अपन एनालाइज नहीं कर सकते। अपने को एनालाइज करना पड़ेगा रिलेटिव वैल्यूएशन, कि आज से 1 साल पहले जो चीज़ देखने को मिल रही थी, जितना सस्ता हमको देखने को मिल रहा था, क्या आज हमें उतना देखने को मिल रहा है? अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि भाई कोई एक चीज़ आज 10 रुपये की है वो 20 रुपये की हो गई तो वो 20 रुपये पे महंगी है और 10 रुपये पे सस्ती थी, ऐसा नहीं होता है। रिलेटिव चीज़ें होती है, किस तरीके से कंपनी की अर्निंग्स थी उस टाइम पर, किस तरीके से बुक वैल्यू थी, ये भी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो अभी अपन आएंगे पूरा एनालिसिस के ऊपर, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चल रही है। अभी आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है ना वो है, ये आप गुलाबी चीज़ देखोगे ना तो गुलाबी में आपको देखने को मिलेगा पी रेशो, जहाँ तक मैं सही हूँ, हाँ, गुलाबी में आपको पी रेशो देखने को मिलेगा निफ्टी इंडिया डिफेंस का, और ब्लू में आपको देखने को मिलेगा निफ्टी इंडिया डिफेंस की प्राइस, जो कि इंडेक्स की प्राइस, ठीक है। अभी तुम यहाँ पर समझो इन दोनों ही ग्राफ्स का मतलब क्या है। पहले तुम यहाँ पर एग्जैक्टली समझ लो कि अभी क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन अपन आते हैं। यहाँ पर हम गए लास्ट पर इधर, ठीक है। तो इसका पी रेशो अराउंड चल रहा है 50 का, जैसे कि मैंने आपको बोला एवरेज पी रेशो 50 का। 6,880 रुपये की प्राइस चल रही है अभी ये वाले इंडेक्स की। अब यहाँ पर हम समझते हैं, थोड़ा हम पहले आते हैं,
पहले जो ब्लू लाइन थी इसके प्राइस की लाइन थी, ये इसके पी रेशो के लाइन से नीचे थी। अभी क्या हुआ, ये जो ब्लू लाइन है ये पी रेशो के लाइन से ऊपर है। अब पी रेशो का फॉर्मूला समझो जल्दी से, यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो इक्वल्स टू प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। देखो बेसिक है, जो भी मार्केट में इन्वेस्ट करता है उसको ये पता होना चाहिए। इवेंचुअली पी रेशो बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब अगर ये ब्लू लाइन नीचे जाए तो बढ़िया है, ठीक है। अगर अब दूसरा यहाँ पर रिलेटिव चीज समझते हैं, कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेगी तो पी रेशो नीचे आएगा, ठीक है। कंपनी की प्राइस बढ़ेगी तो पी रेशो बढ़ेगा, ठीक है। ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ये चीज आपको समझना चाहिए। अगर स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है किसी कंपनी का तो पहला हो सकता है कि भाई पीई एक्सपेंशन हो, ठीक है, पीई एक्सपेंशन हो, ठीक है। एक्सपेंशन का मतलब होता है कि अर्निंग्स उतनी है, 500 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कमा रही है तो वो उतना ही रहेगा, पर प्राइस बढ़ेगा। जैसे प्राइस डबल हो गया, प्राइस हो गया डबल, 2x हो गया, तो इसका पी रेशो भी 2x हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3000 का ये इंडेक्स है, निफ्टी इंडिया डिफेंस का एग्जाम्पल लेते हैं, वहीं पर इसका एवरेज पी 50 का है। तो अगर 3000 से ये 6000 हो जाता है तो पी रेशो 100 पहुंच जाएगा। मतलब दोनों ग्राफ साथ में चलेंगे। ऐसे केस में क्या होगा, कोई पूछ ले कि भाई यहाँ पर अर्निंग में क्या हुआ, अर्निंग में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्राइस डबल हो गया, पी रेशो डबल हो गया, सिंपल से पी एक्सपेंशन हुआ। 500 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट बना रही थी, उतना ही बना रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी हम सीधा मुद्दे पे आते हैं, क्या हो रहा है। अभी आप देखो 5000 के प्राइस पर 38 का पी रेशो है, पी रेशो ऊपर है, प्राइस ऊपर गया, पी रेशो उस हिसाब से ऊपर नहीं गया, मतलब कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी। अभी तक मैंने जो आपको समझाया इसका मतलब सिर्फ एक ही था कि कंपनी की अर्निंग बढ़ी। अब यहाँ पर तुम देखो दोनों में काफ़ी ज़्यादा गैप है। 38 का पी रेशो, 5000 का प्राइस, प्राइस जा रहा है ऊपर तेजी से, साथ में पी रेशो तेजी से ऊपर जा रहा है क्या, नहीं, पी रेशो भी तेजी सेम इंटेंसिटी से ऊपर जाता, मतलब कंपनी की अर्निंग नहीं बढ़ी है। अभी जो ब्लू लाइन है इसने क्रॉस कर दिया है, अभी ये पी रेशो की लाइन के ऊपर चली गई, मतलब पी रेशो में एक्सपेंशन देखने को मिला। पी एक्सपेंशन तो हुआ, पर जिस हिसाब से पी एक्सपेंशन हुआ है उससे भी डबल स्पीड से कंपनी की अर्निंग बढ़ी है। मतलब ये ग्रोथ जो आ रही है ना इस वाले इंडेक्स में, ये भाई कंपनी के अर्निंग से डिराइव्ड है, ना कि पी एक्सपेंशन से, जो कि डिफेंस सेक्टर के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। तो भाई फाइनली अपन आ जाते हैं कंक्लूजन के ऊपर। तो कंक्लूजन ये है कि कंपनी की वैल्यूएशन, इंडेक्स की वैल्यूएशन, डिफेंस सेक्टर की वैल्यूएशन जो है वो काफी ज्यादा है, 50 का पी रेशो है। पर क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? बिल्कुल जस्टिफाइड है। जिस तरीके की ग्लोबल डिमांड आ रही है इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट्स की, उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है कि आगे डिमांड बढ़ेगी। जिस हिसाब से नेशनल सिक्योरिटी पे फोकस है इंडिया के, उस हिसाब से गवर्नमेंट भी है डिमांड इनकी डिफेंस इक्विपमेंट की बढ़ाएगा और डेफिनेटली इन कंपनीज के रेवेन्यूज प्रॉफिट ग्रो करेंगे। इस हिसाब से हम देखते हैं तो यहाँ पर वैल्यूएशन सही लग रही है। और अगर मान के चलो तुम लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो कि यहाँ से मैं 3 साल तक भाई छोड़ूंगा नहीं डिफेंस सेक्टर को, तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। और डर लगता है कि भाई तुम स्टॉक स्पेसिफिक जाओगे और कल 50% गिर ना जाए, क्योंकि इसके पहले भी डिफेंस स्टॉक 50% लुढ़के है। ऐसा अगर डर लगता है तो तुम भाई इंडेक्स के साथ में जाओ, निफ्टी इंडिया इंडेक्स का आपको ETF मिल जाएगा, वहाँ पर इन्वेस्ट करो, धीरे धीरे पोजीशंस बढ़ाओ, SIP करना SIP करो, कुछ भी करो। पर लॉन्ग टर्म का विजन है तो यहाँ पर तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म का विजन है तो मैं उतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हो सकता है कि ऑल टाइम हाई पर जाके जो प्रीवियस आया था वहाँ से हमको रिजेक्शन देखने को मिले और फिर से कहीं ना कहीं हम जोन आउट हो जाए, क्योंकि वैल्यूएशन देखो नो डाउट वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट आपको लगातार मिलते रहे, सीखते रहो, इसीलिए हमारे चैनल को वेल्दिफाइड को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।